स्टूडेंट्स, एक बार पुनः क्रैक एग्जाम बाई आरके में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह संविधान पॉलिटी की क्लास होने वाली है, जिसमें हम पिछली कक्षा में संविधान के स्रोत और प्रस्तावना के बारे में चर्चा किए थे। इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं संविधान के निर्माण से संबंधित जो समितियां हैं, और इसके आगे और भी जो होंगे चर्चाएं उसको हम देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपकी क्लास को। संविधान के निर्माण से संबंधित समितियां, तो इसमें हम पहला देखते हैं संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं संघीय संविधान समिति, इसकी अध्यक्षता भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रांत आता है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक वर्ग समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं तो झंडा समिति, संचालन समिति, रियासत समिति, और एक और है नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष हैं एस वारदाचार्यार। इसको आप लोग नोट करेंगे। इसी कड़ी में हम बात करते हैं प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। ये सब तो जनरल बातें होंगी। अब नेक्स्ट जो बातें करने जाएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होगा? जेबी कृपलानी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ग उप समिति के अध्यक्ष कौन होगा? एससी मुखर्जी, और इनका पूरा नाम हरेंद्र कुमार मुखर्जी है। आई होप आप लोग नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट बात करते हैं हम उद्देशिका के टर्मिनोलॉजी को। प्रस्तावना में जो भी टर्मिनोलॉजी आया था, प्रस्तावना के अंतर्गत शब्दावली की विस्तृत चर्चा एवं परिभाषा। हमने प्रस्तावना पढ़ा था, उसमें बताया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उन सब में व्यक्ति के नागरिकों के लिए बात किए थे। तो उसमें हम देखते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही अर्थ है कि कोई देश आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, या उसे प्रभुत्व कहते हैं, संप्रभु कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। राज्य की चार परिभाषाएं, मतलब चार राज्य किसे कहते हैं, उसकी चार टर्मिनोलॉजी होती है। अगर वो राज्य है तो उसमें चार चीजें विद्यमान होगी। एक होगा भूभाग, दूसरा होगा वहां की जनसंख्या, तीसरा होगा सरकार, और सरकार क्या होगी? संप्रभु। अगर किसी भी देश या राज्य या स्टेट में ये चार चीजें अगर हैं तो ये समझिए कि वो राज्य है। वो एक भूभाग होगा, एक लैंड होगा, उस पर जनसंख्या निवास कर रही होगी,
और जनसंख्या के शासन के संचालन के लिए एक सरकार होगी और जो सरकार होगी वो संप्रभु होगी। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही अर्थ हो गया कि कोई भी राज्य, कोई भी देश आंतरिक एवं बाह्य रूप से निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। तो इसके बाद आता है समाजवादी। समाजवादी किसे कहते हैं? समाजवादी का अर्थ होता है कि जो संसाधनों का वितरण होता है वो किसी एक मोनोपोली में ना होकर के, एक अधिकार में ना होकर के बहुसंख्यक के पास होता है। संसाधनों का जो वितरण है वो एक समान रूप से सबको प्राप्त हो, ना कोई पिछड़ा हो, ना कोई अगड़ा हो, सभी को मध्य में लाने का प्रयास करती है सरकार। जैसे अंतिम लक्ष्य तक, अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की योजनाएं चलती हैं वो समाजवादी अवधारणा पर आधारित होती हैं। पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य धर्म के मामले में तटस्थ होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और राज्य का अपना स्वयं कोई धर्म नहीं होगा। तो हमने ये सब बातें की। फिर न्याय की बातें करते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, तो हमने देखा कि पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतांत्रिक की, जो लोकतांत्रिक गणराज्य आगे करके बनता है, तो लोकतांत्रिक की बात करते हैं। तो जो लोकतांत्रिक होता है इसकी अगर परिभाषा देखते हैं तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन पद्धति होती है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाई जाने वाली शासन पद्धति होती है, लोकतंत्र कहा जाता है। ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये लोकतंत्र कहा जाता है। इसमें जनता सर्वोच्च होती है। फिर इसका गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य वह होता है जहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति होते हैं, ब्रिटेन में भी राष्ट्रपति होते हैं, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वहाँ का राजा कहा जाता है ब्रिटेन में। तो वहाँ का जो राष्ट्रपति है या राजा है वो वंशानुगत है, जबकि जो गणराज्य जिस राज्य, जिस स्टेट में होता है वहाँ पर जो वहाँ का राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत ना होकर के वहाँ पर निर्वाचन के आधार पर राष्ट्रपति चुना जाता है। तो राज्य, गणराज्य जो होता है वंशानुगत नहीं होता, वहाँ का जो सर्वे सर्वा होता है और यहाँ पर निर्वाचन के आधार पर पदासीन होता है, पद पर आसीन होता है। गणराज्य की टर्मिनोलॉजी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय वह होता है जिसमें जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, सुभेद्य वर्ग हैं, उनको मुख्यधारा में शामिल करना सामाजिक विचारधारा है। दूसरी जो आर्थिक न्याय है उनको योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति के लक्ष्य तक, लक्षित समूह तक उन योजनाओं को पहुंचाना है। फिर राजनीतिक न्याय, राजनीतिक रूप से सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, सभी को बराबर चुनाव लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए। ये राजनीतिक न्याय के रूप में हम देखते हैं। अब फिर उसके बाद देखते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता क्या होती है? एकता और अखंडता। एकता का मतलब एकजुटता, किसी भी कार्यक्रम के लिए एकजुट होना, वो एकता बताती है। विद्यार्थियों की एकता, शिक्षक की और शिक्षकों की एकता, जनता की एकता होकर के कोई समुदाय बनाते हैं। फिर अखंडता की बात की जाता है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद हुआ, उसमें 562 रियासतें ऐसी थीं जो कि खंड खंड में बटी हुई थी। उस समय भारत एक खंडित रूप में बटा हुआ था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के सहयोग से उस समय 562 रियासतों को मिलाने का कार्य किया गया, जिससे भारत अखंड रूप से अखंड भारत के रूप में निर्मित हुआ। फिर उसके बाद बात करते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया और उस दिन हमने 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू कर दिया। फिर हम नेक्स्ट बातें करते हैं इसमें प्रस्तावना के संबंध में कुछ कथन कहे गए हैं, उसको आइए समझते हैं। किसने किसने क्या क्या कहा। महान व्यक्तित्वों के द्वारा प्रस्तावना के अंतर्गत महान व्यक्तित्वों के द्वारा कथित कथन।
पहला कथन कहा गया है, इसमें हम देखते हैं, प्रस्तावना को सपनों का भारत कहा है। अपने सपनों का भारत किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। फिर नेक्स्ट कथन कहते हैं, अपने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। प्रस्तावना को अपने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है किसने? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने अपने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। फिर नेक्स्ट, संविधान का परिचय पत्र कहा है किसने? एम पालकीवाला ने। एम पालकीवाल ने संविधान को परिचय पत्र कहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, तो राजनीतिक जनपत्री या जनकुंडली कहा है। किसने कहा है? के एम मुंशी ने, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, तो संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ये किसने कहा? सुभाष कश्यप जी ने कहा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, तो इसमें संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण कहा। संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण, ये कहा ठाकुर दास भार्गव ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, संविधान की आत्मा शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है। संविधान की आत्मा शाश्वत एवं अपरिवर्तनीय है, ये कहा था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने यह कथन प्रस्तावना के संदर्भ में दिया था। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, इसमें प्रस्तावना अपने सपनों का भारत है, वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अपने दीर्घकालिक सपनों का भारत अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। संविधान को परिचय पत्र कहा था के एम पालकीवाल ने। राजनीतिक जनपत्री और जनकुंडली कहा है के एम मुंशी ने। संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा।